नमस्कार मित्रों आज जिक्र करते हैं एक अदीब का, एक ऐसे अदीब का जिसमें आम फहम ज़बान में अपने समकालीन परिवेश को बिल्कुल एक नई दिशा दी। अदीब का जिक्र आज भी हाली पानीपती के नाम से होता है। पूरा नाम बिल्कुल अलग ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली, और शुरू में तखल्लुस हाली नहीं था और तखल्लुस कुछ और रखा था उन्होंने। और तड़प ये थी, तखल्लुस उनका था खस्ता। अल्ताफ़ हुसैन हाली बाद में पड़ा। अल्ताफ़ हुसैन खस्ता के नाम से शुरुआती दौर में नज़्में और गज़लें लिखा करते थे। तड़प ये थी कि मैं अच्छे शायरों की, अच्छे जो उस्ताद शायर हैं उनकी शागिर्दी करूं और उनसे कुछ सीखूं, और सीखने के बाद अपने आवाम को, अपने परिवेश को कुछ अदब के जो एक बेहतरीन नमूने हैं वो पेश कर सकूं। इसी तड़प में उन्होंने कुछ एक नज़में अपनी मिर्ज़ा गालिब को भिजवाई। मिर्ज़ा गालिब उन दिनों में दिल्ली में थे और अदब के उस वक्त वो सबसे बड़े उस्ताद और सबसे बड़े शायर भी माने जाते थे उर्दू अदब के। तो उनको तड़प थी कि मैं किसी भी सूरत में, किसी भी शक्ल में मिर्ज़ा गालिब से मैं उनकी शागिर्दी करूंगा और उनसे ये फ़न सीखूंगा कि गज़ल कैसे कही जाती है, हर शेर में जो वज़न है उसका स्वरूप क्या होना चाहिए, उसका महफूम क्या हो। और ये सारी चीज़ें उन्होंने कोशिश की इस बात की कि जैसे भी हो सके गालिब साहब मुझे तस्लीम कर लें। उन्होंने कुछ एक चुनिंदा अपनी गज़लें गालिब साहब को भेजी और गालिब साहब का जो जवाब था वो भी उन्होंने बड़ा नपा तोला जवाब दिया कि अज़ीज़, मैं अक्सर किसी को भी शेर कहने का मशवरा नहीं दिया करता, लेकिन अगर तुम्हें रोकूंगा तो ये तुम्हारे साथ भी ज़्यादती होगी और उर्दू अदब के साथ भी ज़्यादती होगी। ये बहुत बड़ी बात होती है। तो गालिब ने इन्हें वे एक तरीके से उन्होंने उनको ये इस बात की इजाज़त दे दी कि वो अदब की दुनिया में अपने झंडे गाड़ें और बहुत सारी चीज़ें अपने परिवेश को दें। मित्रों, इनका ये था कि हाली साहब की सबसे बड़ी बात ये थी कि इनकी भी नज़में बहुत सारी मुहावरा सी बन गई थी। जैसे इनके अघोषित उस्ताद मिर्ज़ा गालिब की बहुत सारे अशार जो हैं वो मुहावरा बन गए, बहुत सारी गज़लें मुहावरा बन गई। कमोबेश यही हालत इनकी थी कि इनकी भी बहुत सारी गज़लें, बहुत सारी नज़में और बहुत सारे दीगर जो इनके जो ख़तूत थे वो सारे के सारे मुहावरों की तरह इस्तेमाल होने लगे। और पहली जो बात ये थी कि घर वालों ने सोचा कि ये सिर्फ शायरी करके क्या करेगा, तो इनको पढ़ने लिखने के बाद शुरुआती तौर पर इन्होंने 1856 में इनको हिसार के डिप्टी कमिश्नर की अदालत में, उसके दफ्तर में एक नौकरी जो है वो एक छोटी सी नौकरी के लिए इनको आगे किया और वो नौकरी कर ली इन्होंने। और लेकिन दिक्कत ये थी कि जब ये 1857 का जब ये शुरू हुआ, जब भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम, तो ये भी उसकी जद में आए बिना बच नहीं सके। तो इनके मन में भी एक बुलबुला था कि मुझे अपने शहर में जाके, अपने लोगों के बीच जाकर मुझे एक जागरूकता जो है वो तैयार करनी चाहिए, जागरूकता पैदा करनी चाहिए। और उन हंगामों के दिनों में ये नौकरी छोड़कर पानीपत लौट आए। पानीपत जिसकी पहचान वहाँ की लड़ाइयों के लिए भी बनी हुई है। लड़ाइयों की वजह से भी पानीपत की पहली लड़ाई, दूसरी लड़ाई और तीसरी लड़ाई, और उसके अलावा पानीपत का जो विशेष रूप से है कि वहाँ का जो खड्डी उद्योग है, वहाँ के अचार मुरब्बे और बहुत सारी बातें उनके लिए बहुत मशहूर हैं। लेकिन पानीपत को जो अदबी पहचान है सिर्फ हज़रत बू अली कलंदर की मज़ार से नहीं मिली, बल्कि दरगाह से नहीं मिली, बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी जो पानीपत की जो पहचान का एक मुख्य कारण बनी। और उसमें एक कारण मौलाना हाली भी थे। तो मौलाना हाली ने अपनी बड़ी खूबसूरत अंदाज में अपनी नज़में जो हैं पानीपत अपने शहर के नाम की। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये शख्स इतना ज़हीन था कि इन्होंने अपनी संपत्ति जो है वो देखा कि ये जो बेटियां हैं जब तक ये पढ़ेंगी नहीं तब तक समाज में जागरूकता नहीं आएगी, और अपनी सारी संपत्ति जो है वो इन संस्थाओं को दान कर दी ताकि वहाँ पर कन्या पाठशालाएँ खुलें। बाद में जो हाली स्कूल था उसकी शक्ल अब आर्य समाज स्कूल के रूप में बदल गई है। लेकिन मकसद ये नहीं था कि हाली का जो है वो उनकी जो देन है उसको कहीं भी कम आंका जाए,
बल्कि यह है कि प्रबंधन समिति जिन लोगों के हाथ में आई उन लोगों ने उसको नया स्वरूप दिया, लेकिन हाल ही की यादें जो वाबस्ता थी उन संस्थानों से वो बाकायदा ज्यों की त्यों मुकद्दस तौर तरीके से रखी गईं। तो ऐसी शख्सियतों को मित्रों ज़रूर याद कर लेना चाहिए जिन्होंने अदब की दुनिया के साथ साथ अपने सामाजिक क्षेत्र में भी अपनी उपलब्धियों का एक पूरा जो अपनी उपलब्धियों का एक पूरा का पूरा एक नक्शा खींचा हो और बाकायदा छाप छोड़ी हो अपने सामाजिक परिवेश के ऊपर। उनकी बहुत सारी नज़में हैं जो मित्रों बहुत सामने आती हैं, बहुत सारी खूबसूरत नज़में ऐसी हैं जिनका ज़िक्र करने लगेंगे तो बहुत लंबा वक्त चाहिए, लेकिन उसमें सादगी देखिए, इनकी सादगी यह थी कि फरागत से दुनिया में दम भर न बैठो, कि फरागत से दुनिया में दम भर न बैठो, अगर चाहते हो फरागत ज़्यादा। तो इसी तरह से आराम होता है मीठी ज़ुबां में, नहीं लगती इसमें कुछ दौलत ज़्यादा, और जो चाहो फ़कीरी में इज़्ज़त से रहना, न रखो अमीरों से मिल्लत ज़्यादा। तो ये भी फ़कीर किस्म के इंसान थे और बहुत खूबसूरती से मानवीय संवेदनाओं को भी इन्होंने अपने गज़ल का महफूम बनाया और विषय बनाया, और उसको भी पूरे तरह से बड़े अच्छे ढंग से उसको बयान किया कि रंज और रंज भी तन्हाई का, वक्त पहुंचा मेरी रुसवाई का। तो बहुत सारी इनकी चीज़ें जो है वो मुहावरों की तरह इस्तेमाल होती हैं, और ऐसी महान शख्सियत को उनके जन्मदिन पर याद करना बहुत ही खूबसूरत बात होती है। और आज भी उनके चाहने वालों की तादाद जो है वो लाखों में है। उन पर बहुत सारी पुस्तकें भी आ चुकी हैं, और मुकद्दमा शेर व शायरी उसमें भी सबसे बड़ी उनकी देन जो है ये हाल ही की रही है। तो ऐसी महान शख्सियत को मित्रों नमन। और वक्त कम है इसलिए उनके बारे में बयान करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन चलिए इसी बहाने उनको याद कर लेते हैं। शुक्रिया।